क्या 80 के 80 लोकसभा सीट अगर आप जीत गई तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बना सकती है? एनजीओ थोड़ी ना है कि आओ कल अंदर घुस जाओ अंदर। टिकट बंटने के बाद में लोगों ने आरोप लगाया कि आपने 30-30, 40-40 लाख रुपए आपकी पार्टी ने मांगे। कान खोल कर सुन ले तेजस्वी भैया, अब उप मुख्यमंत्री से बात नहीं बनेगी, अब मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ सीमांचल के लिए लड़ने आए हैं, सीमांचल को हक दिलाने आए हैं और सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने आए हैं। राहुल गांधी जी कहां से, कहां पैदा हुए? दिल्ली में। चुनाव कहां से लड़ते हैं? वायनाड से। राहुल गांधी की आज तक हिम्मत नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ की आज तक हिम्मत नहीं हुई, एक नवी फेल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो लंदन से बैरिस्टर है उसको चरमपंथी कहेगा। इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी बोल सके। एक नवी फेल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह रहा है कि चरम। आरजेडी का प्रत्याशी तलवारें बांट रहा है, विश्व हिंदू परिषद। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार में इलेक्शन चल रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जितने भी जिसके प्रत्याशी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, क्योंकि ज़्यादातर सीमांचल में उसने अपने प्रत्याशी दिए हैं तो वो वहाँ पर लगी हुई है। और हम भी सीमांचल के किशनगंज में हैं और किशनगंज में हम लोग आए हुए हैं और पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सीमांचल की जनता किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है, क्या आप उनको वादा कर रहे हैं, किस तरीके के लोग वो जो, क्योंकि आपके 5 एमएलए जीते थे, 4 चले गए, तो उसको लेकर के क्या सवाल आ रहे हैं। और एक दो अफवाह और उड़ी थी कि आप लोग पैसे दे करके टिकट देते हैं। सारी चीज़ों की हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एआईएमएम के नेता मोहम्मद अंसार साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अफवाहें हैं या आपकी पार्टी का प्रचार किस तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और सीमांचल में हम पहले से बहुत ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। 32 सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट एआईएमएम ने दिए हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? पहले से बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मतगणना नहीं हुई है, बहुत जल्दी हो जाएगी कि मैं आपको बता दूं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और वो सीटें तय करेंगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा। अब उप मुख्यमंत्री से बात नहीं बनने वाली है, अब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। 5 जीते, कोई किसी ने नहीं पूछा, 4 टूट करके चले गए। 10 अगर आपके बकौल में एक छोटा सा आंकड़ा ले लेते, 10 जीतते हैं। उधर आरजेडी के नेता, बीजेपी तो आप जानेंगे नहीं है, नहीं जाएंगे बीजेपी। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम लोग 170 सीटें लेकर के आ रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव का बयान है, तो फिर आपकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? 123 में सरकार बन जाएगी। पिछली बार भी ले आकर के सरकार बना लेते ना, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तेजस्वी भैया? क्यों नहीं बन पाए? 18% मुस्लिम समुदाय का वोट तो उनको मिला, मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट नहीं किया था। फिर 2020 में मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया क्यों नहीं बन पाए? जब 173 170 आंकड़ा बता रहे हैं तो ले आए, मुख्यमंत्री बन जाए। 2% जो है मल्लाह समाज को क्यों गठबंधन में ले लिया? 2% क्या करते हैं वोट लेकर के, क्या करेंगे? खुद अकेले चुनाव लड़ते हैं, ये गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? अकेले चुनाव लड़ करके कितनी सीटें चाहिए? 243 में 122 सीटें समथिंग अराउंड चाहिए, तो आप तो 170 का दावा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसी देश को तोड़ने वाली ताकतें, आप जिसमें आपको बता दूं, इन्हीं आरजेडी के एक नेता है नरकटिया विधानसभा से, वो इनका ही प्रत्याशी, आरजेडी का प्रत्याशी तलवारें बांट रहा है, विश्व हिंदू परिषद का, विश्व हिंदू परिषद का नेता है। तो मुझे बताइए, विश्व हिंदू परिषद देश में, मुल्क में नफरत नहीं फैलाता? वो देश नहीं बांटता, देश में नफरत नहीं फैलाता है, देश के लोगों को नहीं बांटता है, हिंदू और मुसलमान नहीं करता है। आप उन चरमपंथी लोगों को, वो तो आपको बोल रहे हैं चरमपंथी। अरे वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने बहुत कमाल की बात कह दी है। मेरे उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है कि कम से कम 10वीं तो पढ़े लिए होते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट कहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट कहा है, चरमपंथी तेजस्वी भैया ने कहा है कम से कम 10वीं पढ़ लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक नवी फेल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह रहा है कि चरमपंथी है। साहब, इनके नजरों में चरमपंथी कौन है? एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला। वो मुसलमानों की बात करे, सीमांचल की बात करे तो चरमपंथी हो जाता है, वो हिस्सेदारी की बात करे तो चरमपंथी हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि इनकी औकात, इतनी हैसियत कैसे हो गई?
इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी बोल सके। राहुल गांधी की आज तक हिम्मत नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ की आज तक हिम्मत नहीं हुई, एक नवी फेल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो लंदन से बैरिस्टर है उसको चरमपंथी कहेगा। सीमांचल की जनता जवाब देगी। आज आपने फकत असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं कहा, बल्कि हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को चरमपंथी, उग्रवादी, आतंकवादी कहा है। और यही मुसलमान जवाब देगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। वोट के तौर पर वोट की चोट मारेगा और बताएगा कि आपने मुझे चरमपंथी कहा, हम चरमपंथी नहीं है। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री। वोट की चोट तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 में दी थी, 100 लड़े थे, जमानत जब तो कोई एक सीट जमानत हो जा पाई। सुनिए, चुनाव है, इतनी जल्दी मानसिकता लोगों को बदलना बहुत, फिर भी हमने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि 2027 में हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली है। वहां भी कह सकते हैं, और यहाँ का तो हम पूर्ण रूप से बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई शक को शुबा नहीं है। सीमांचल का बेटा यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और वहां उत्तर प्रदेश का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश से, ओवैसी साहब हैदराबाद से। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर मैंने बयान सुना, वो बोल रहे थे कि ये जितने भी आए हैं ये परिंदे हैं, बरसाती परिंदे हैं, और इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए तो चले जाएंगे वापस। मुझे तो हंसी आ रही इमरान प्रतापगढ़ी साहब पर। इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहाँ के हैं? कहाँ के पत्रकार महोदय, आप बताइए कहाँ के हैं? चलिए, प्रतापगढ़। अच्छा, चुनाव कहाँ से लड़े? चुनाव लड़ते हैं मुरादाबाद से। क्यों लड़े भाई? आपका तो प्रतापगढ़ है ना, आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। चलिए, इनके भैया राहुल भैया मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी कहाँ से, कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? वायनाड से। वायनाड क्यों चले गए? ये परिंदे नहीं है क्या? वायनाड उड़ करके चले जाते हैं, और वायनाड तो छोड़िए, फिर आ जाते हैं रायबरेली। 2-2 सीट पर चुनाव लड़ते हैं इज्जत बताने के लिए। मुसलमान तब भी वायनाड में, आप जानते हैं, लगभग 50%, 48% जो है मुसलमान है। जिता दिया। और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल भैया, उनकी बहन प्रियंका दीदी कहां से चुनाव लड़ी? कहां से चुनाव लड़ी? वायनाड से चुनाव लड़ी। अब मुझे ये बताइए, ये परदेसी नहीं है, एक हैदराबाद से चल करके आया, वो खुद नहीं लड़ता। अच्छा, ये भी कमाल की बात है, ये लोग निकल कर जाते हैं, खुद लड़ते हैं। राहुल गांधी निकल कर जाते हैं वायनाड, खुद लड़ते हैं। प्रियंका गांधी जी निकल करके जाती हैं, खुद लड़ती हैं। इनकी माता जी खुद निकल कर दिल्ली से जाती हैं, खुद लड़ती हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकल करके खुद नहीं लड़ता, बल्कि सीमांचल के बेटे को खड़ा करता है, सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है। वो खुद नहीं बनने आया है, वो खुद सांसद बनने नहीं आया, वो खुद विधायक नहीं बनने आया है, वो खुद सांसद है, खुद विधायक। यही तो चीज कह रहे हैं कि पहले तेलंगाना में चुनाव अपनी सरकार बना लीजिए, उसके बाद में निकलिए वहां से। भाई, ये लोकतंत्र है, आप तय करोगे क्या हम कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे? या आप तय करोगे, या आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए। आप उड़ते परिंदे हैं, आप उड़ते परिंदे हैं, हम नहीं है। हम सीमांचल के लिए लड़ने आए हैं, और हम तो 10 साल पहले आए हैं। सीमांचल की बदहाली आप जाकर के देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ सीमांचल के लिए लड़ने आए हैं, सीमांचल को हक दिलाने आए हैं, और सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने आए। सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? ये लॉलीपॉप है साहब। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि हाँ, हम लोग करेंगे, उनके लिए भी सोचेंगे। आप नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या दिक्कत है आपको? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? नाम ले लीजिए। अब्दुल कलीम बनेगा, अब्दुल्ला बनेगा, फला बनेगा, फला बनेगा, आप नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? और सुनिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री से बात नहीं बनने वाली, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है। उप मुख्यमंत्री पद कोई संवैधानिक पद है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो भाई, सीमांचल का बेटा 18% मुसलमान अब जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनेगा साहब। मुख्यमंत्री बने। कान खोल कर सुन ले तेजस्वी भैया, अब उप मुख्यमंत्री से बात नहीं बनेगी, अब मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा। इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण भी हम लोगों ने सुना था कि आजम का बेटा भी अब मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल यही है कि आजम, अब्दुल्ला, यही पार्टी, आपकी पार्टी में ज़्यादातर लोग हैं, और यही आप पर आरोप लगाते हैं बी टीम का। मैं उस सवाल पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत पुराना सवाल हो गया, लोग जवाब भी उसका देते हैं। टिकट बंटने के बाद में लोगों ने आरोप लगाया कि आपने 30-30, 40-40 लाख रुपए आपकी पार्टी ने मांगे, और वो पार्टी छोड़कर भी वो प्रत्याशी चले गए जिनसे पैसे मांगे गए थे। उस पर क्या कहेंगे? आरोप लगे ना, आरोप सिद्ध कीजिए ना। ये आरोप से ये क्या चीज़ तो अख्तरुल इमान साहब ने खुद स्वीकारी है। बोले भैया हेलीकॉप्टर से जाएंगे हम लोग, कैसे होगा? ये आरोप लगे हैं। अख्तरुल इमान साहब ने ये नहीं कहा कि हमने टिकट को लेकर के 50-50 लाख रुपए लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। भाई, कोई एनजीओ थोड़ी ना है हम लोग।
एनजीओ थोड़ी ना है कि आओ कल अंदर घुस जाओ अंदर। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है चुनाव लड़ने के लिए। आज खुद इमरान प्रतापगढ़ी अपने मंच से स्वीकार कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हेलीकॉप्टर से घुमाने वाले उनके ही पार्टी के नेता हैं। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि हमें जो है वो यहाँ के कार्यकर्ता इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से घुमा रहे हैं, और खुद ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से घुमाती है। अब हम सड़कों से रोड बाय रोड निकल रहे हैं। तो मतलब एक बात साफ है कि यहाँ सीमांचल की जनता चाह रही कि मेरा लीडर जो है वो हवाई जहाज से आए। अगर वो अपने लीडर को हवाई जहाज से घुमा रही तो दिक्कत क्या है साहब? दिक्कत तो पैसे देने वालों को है ना, उन लोगों ने कोई दिक्कत ऐलान करके किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बयान दिया। अरे आरोप लगाए हैं, जरा आप प्रूफ लेकर के आइए। देखिए दावा दुरुस्त तब होता है जब दावे की दलील हो, बगैर दलील के कोई दावा नहीं होता। आरोप बहुत लगते हैं साहब। रो रो करके कैंडिडेटों ने कहा है, अरे आपने वीडियो देखी होगी। साहब कहने दीजिए, ये चुनाव है, कई लोग निकल करके आएंगे, तमाम आरोप और प्रत्यारोप होंगे साहब। ये राजनीति है, आप राजनीति में तथ्य लेकर के आइए, आधार लेकर के आइए। ऐसा ना हो कि जनता भी आपको ऐसे समझ रही है राजनीति है, सिर्फ वादे करते हैं आप तो आपको और आप 32 पर लड़ने वाले और 0 पर रह जाए। आप माशाल्लाह पत्रकार हैं, आपने पिछला चुनाव भी बहुत अच्छे से कवर किया था। पिछली बार भी जनता ने 5 विधानसभा सीट जिता करके दी थी, और शायद हिंदुस्तान में तेलंगाना के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन करके क्या नाम है, बिहार में उभरी थी एमआईएम। तो इस बार भी एमआईएम का भरोसा, और पहले से बहुत ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। और जाकर के आप सर्वे कर लीजिए, एक बहन हमारी सांसद हैं, वो कैराना से चल करके आती हैं और कहती हैं कि जो सरकार बना रहा है उसको वोट कीजिए। क्या वो सरकार बना सकते हैं? तो बहन जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ बहुत अदबन, इनके लॉजिक के मुताबिक जो सरकार बना रहा है उनको ही वोट करना चाहिए। तो ठीक है, पत्रकार महोदय इसको जरूर चलाइएगा। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट लड़े और 80 की 80 सीट जीत जाए, तो क्या केंद्र में समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? सवाल है आपसे, बताइए बहन जी, बताइए इकरा जी, क्या 80 के 80 लोकसभा सीट अगर आप जीत गई तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बना सकती है? और यही समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने जाती है, क्या मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? इकरा जी जवाब दीजिएगा। यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जाकर के चुनाव लड़ती है, तो क्या अकेले जाकर के वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है? और यही इकराबाजी का कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम आपके व्यूवर्स हैं, लाखों व्यूवर्स आपको देखते हैं, इकराबाजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना भी चुनाव कैंपेन कर लें, उसका जीता जागता सबूत मैं आपको दे दूं। महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन साहिबा को स्टार प्रचारक बनाकर के मालेगांव विधानसभा क्षेत्र भेजा था, और पता है जब चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिला था? मात्र और मात्र 9,000, मात्र 9,000। और 9,000 तो इनके रहमो करम पर नहीं, वहां का अपना कैंडिडेट मजबूत था, 2-4-5,000 तो उसके वोट होंगे ना। मतलब आप पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी भी हो जाए इस बार, या समाजवादी पार्टी हो या शायर साहब हो, कोई भी खड़े हो जाए, सीमांचल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार आसमान में पतंग को ले जाना है और सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। सीमांचल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और पतंग को आसमान में लहराना। चलिए 14 नवंबर को ये हवा चलेगी, और हवा में पतंग कितनी उड़ पाती है, कितने क्राइटेरिया, कितने लोगों तक को जीत पहुंचाती है वो, और कितनों की पतंग काटती है, डोर काटती है इनकी पतंग, तो वो तो 14 तारीख की शाम को ही पता चलेगा। और क्या रिजल्ट रहने वाला है ये 14 तारीख की शाम तक क्लियर हो जाएगा। जो भी कुछ राय आपकी हमारे इस इंटरव्यू पर बन रही है, अंसार साहब ने जो बात कही है उस पर बन रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। अंसार साहब एक बार आपका फिर और एक बार शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने बड़े मंच पर हमें बोलने का मौका दिया, और मैं तो आप तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन तमाम लोगों से जो रिव्यू लेना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कमेंट में सवाल करेंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा जनसोच के दौरान आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।